नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में मैं आपको पाषाण काल पढ़ा चुका था। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। भाई ऐसा क्या रीज़न है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा गया, या फिर हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा गया, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी क्यों कहा गया? थोड़ा सा इसके बारे में देखो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जितने भी स्थल है, ज़्यादातर जो स्थल मिले हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में, भाई सिंधु नदी आ रही है आपकी, उसके आसपास के क्षेत्र में मिले हैं, या फिर ऐसी नदियों के आसपास मिले हैं जो बाद में आकर के सिंधु नदी में मिलते हैं, जैसे रावी हुई, चिनाब हुई, सतलज हुई। तो जितनी भी नदी है, दाक्स हुई, ये पाकिस्तान वाले में, तो ये कहीं ना कहीं सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो जितने भी स्थल मिले हैं तो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं या उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। मिले तो और कहीं पर भी है, लेकिन ज़्यादा यहीं पर मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा भैया इसका नाम? हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखो भाई। इस सभ्यता के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंदर सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो आपका हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा? इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने तांबे के साथ टिन को मिला करके कांसा बनाना शुरू कर दिया था। तो तांबे के साथ उन्होंने टिन को मिलाया और कांसा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। जब उन्होंने कांसा बना दिया तो इसलिए इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए सबसे पहले कांसे का प्रयोग किसने किया, तो क्या है आपका? सिंधुवासियों ने। किसने? सिंधुवासियों ने। ठीक है जी। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, काल माना जाता है, वो माना जाता है 2500 BC से लेकर के 1750 BC। हिंदी में बोलते हैं इसे ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो भाई। आपका जो ईसा मसीह थे, उनका जन्म जब हुआ था, उससे पहले की घटना को तो बोलेंगे हम ईसा पूर्व, उसके बाद के बोलेंगे हम ईसवी। तो उनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथि है उसको बोलते हैं हम BC। हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। जो आपके ऑथेंटिक इसका जो टाइम पीरियड है वो यही है, 2500 BC से लेकर के 1750 BC। ज़्यादातर इतिहासकारों ने यही माना है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को भी मिलेगा। कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा 2350 BC से लेकर के 1700 BC, कहीं पर देखने को मिलेगा आपको 2500 से लेकर के 1700 BC। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मत है कि इसका जो काल निर्धारित है, जो ऑथेंटिक है, वो यही है, 2500 BC से लेकर के 1750 BC। इसका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में कैसे पता लगा या इसकी खोज की शुरुआत कैसे हुई, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया अपने, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति थे आपके अंग्रेज, उनका नाम था आपका चार्ल्स मेसन। या तो चार्ल्स मेसन होगा, चार्ल्स मेसेन होगा, कोई बात नहीं है कि चार्ल्स मेसन। या 1826 में इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? जो आपके हड़प्पा के टीले थे, इनकी खोज की। सिर्फ टीलों की खोज की। टीले कैसे की? देखो, जहाँ से आपका हड़प्पा स्थल मिला है वहाँ पर ये गए थे, घूमने गए होंगे अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के। वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े टीले हैं, तो इन्हें इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है। मतलब कि बेसिक जानकारी मिल गई थी इनको, लेकिन इन्होंने वहाँ पर खुदाई वगैरह नहीं कराई। तो अगर आपका आएगा कि सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की खोज किसने की, सिर्फ टीले लिखा आएगा, तो टीले की खोज की है आपकी चार्ल्स मेसन ने। कब की थी? 1826 में। इन्हें सिर्फ बेसिक जानकारी मिल चुकी थी कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता पहले थी, लेकिन उन्होंने खुदाई का कार्य नहीं करा। जब इन्होंने खुदाई का कार्य नहीं किया तो ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं लगा, थोड़ा सा ही पता लगा। इन्होंने आकर बताया कि हाँ भाई ऐसा वहाँ पर जगह है एक, वहाँ पर कुछ टीले मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सभ्यता थी। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि बताइए सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की खोज किसने की, तो वो की आपकी चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने। इसके बाद दो भाई आते हैं, उनका नाम है बर्टन। उनको बोलते हैं बर्टन बंधु। बंधु तो हो गए भाई और बर्टन, तो बर्टन बंधु आए। इन्होंने कहा, एक का नाम था जेम्स, एक का नाम था विलियम। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये क्या कर रहे थे? आपके लाहौर से लेकर के कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। भाई लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ये बिछा रहे थे 1853 से लेकर के 1855-56 तक। जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इन्होंने देखा भाई रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन्होंने वहाँ पर जो जमीन है वो इकसार करी होगी, कहीं पे ऊंची होगी, कहीं पे नीचे होगी, तो इकसार करना पड़ता है पहले। तो इन्हें जब वहाँ पर खुदाई का कार्य करा तो इन्हें वहाँ से पक्की ईंटें मिली।
तब इन्हें पक्की ईंटें मिली तो इन्होंने उन ईंटों का यूज़ कर लिया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। लेकिन इन्हें पता लग गया कि भाई यहाँ पर पक्की ईंटें, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पहले सभ्यता रही है। उसके बाद फिर 1853 में आते हैं आपके कनिंघम। कौन आते हैं? कनिंघम। 1853 में कनिंघम ने सबसे पहले सर्वेक्षण करा। अगर भाई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका सबसे पहले निरीक्षण या सर्वेक्षण किसने करा, किसको पता लगा कि हाँ यहाँ पर सभ्यता है ही, उसने आकर के फिर बताया कि सभ्यता वहाँ पर है, खुदाई करोगे तो मिल जाएगी। तो सबसे पहले सर्वेक्षण शब्द को समझना, अगर सर्वेक्षण आएगा कि सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया, तो सर्वेक्षण किया आपका कनिंघम ने। किसने? कनिंघम ने। कब किया? 1853 में किया। उसके बाद लगभग 70 साल बाद, 70 साल बाद 1921 में एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है जॉन मार्स। क्या नाम है? जॉन मार्स। ये कौन थे? जॉन मार्स थे आपके भारतीय पुरातत्व विभाग जो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर या निर्देशक या महानिर्देशक कौन थे? जॉन मार्स। जॉन मार्स ने दो व्यक्तियों को पकड़ा, दयाराम सियानी और राखलदास बनर्जी। इनसे कहा कि तुम वहाँ पर जाओ अपनी टीम लेकर के और वहाँ पे खुदाई का कार्य शुरू करो, देखो कि वहाँ पर क्या निकलता है। तो जॉन मार्स के नेतृत्व में दयाराम सियानी और राखलदास बनर्जी अपनी अपनी टीम लेकर के निकल गए भैया, चले गए। तो दयाराम सियानी कहाँ पर गए? दयाराम साहनी गए आपके हड़प्पा की खुदाई करने के लिए, और राखलदास बनर्जी गए मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की किसने की? मोहनजोदड़ो की आपकी राखलदास बनर्जी ने। सो कैसे याद करेंगे? देखो ना, ये इनके खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है, जिनके खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है उनका आपको नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। भाई इसमें हड़प्पा में हड़प आ रहा है, अगर तुम्हारे सामने कोई किसी की चीज़ हड़पता है, कोई गरीब है तो तुम्हें दया आएगी, बोलोगे यार बेचारा गरीब है इसकी चीज़ मत हड़प, तो तुम्हें क्या है कि दया आएगी। किसी की चीज़ हड़पने से पहले तुम्हारे अंदर दया आएगी, तो दया से दयाराम सियानी, और हड़प्पा से हो गया हड़प से हो गया आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज की आपकी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। इसको कैसे याद करोगे? देखो मोहन आ रहा है, तुम एक नाम याद कर सकते हो, कोलकाता जो आपकी पश्चिम बंगाल की पीएम है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी, मैं से हो गया ममता, मैं से हो गया आपका मोहन, तो इसको कर सकते हो आप मोहन बनर्जी। किसने खोज की? मोहन बनर्जी ने। तो मोहन से मोहनजोदड़ो, बनर्जी से हो गया बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा की दयाराम सियानी ने। कब की? ये की 1921-22 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी लिख सकते हो, 1921 में की थी इन्होंने हड़प्पा की खोज। सबसे पहले स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो आपका हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। इसके बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार 3 देशों में देखने को मिला है, 3 देशों में फैली थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। कहाँ पर? लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी ये। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 12 लाख करके कुछ था लेकिन हम उससे एग्जैक्ट मान लेते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। किन किन देश में इसके स्थल देखने को मिले हैं? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में 2 स्थल देखने को मिले हैं, एक का नाम आपका सुरतगोई और मुंडी गांग। बस ये 2 याद करनी है। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सुरतगोई जो स्थल है वो किस देश में मिला है, तो सुरतगोई और मुंडी गांग कहाँ पर मिले हैं? अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये याद करनी है, पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मकरान, सुतकांगेडोर और कोट दीजी। कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर स्थल मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, मकरान, सुतकांगेडोर और आपका कोट दीजी। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है और सुतकांगेडोर है। इन्हीं के बारे में, चारों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं के अंदर जो जो चीज़ें मिली है वो हमें याद करनी है। मकरान और कोट दीजी है, ये सिर्फ आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कहाँ पर मिला, इनके अंदर क्या चीज़ें मिली वो हमें नहीं पढ़नी। और भारत के अंदर कौन कौन से स्थल मिले हैं? भारत के अंदर भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा जब भारत के स्थल के बारे में पढ़ाऊंगा। लगभग इसके अंदर पूरी सभ्यता के अंदर 1200 प्लस स्थल मिले हैं हमें, 1200 प्लस। लेकिन हमें 1200 के 1200 तो याद करने नहीं है, हमें तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सिर्फ वो याद करने हैं। तो अफगानिस्तान से सुरतगोई और मुंडी गांग मिले हैं, पाकिस्तान से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मकरान, सुतकांगेडोर और कोट दीजी। कौन सा? कोट दीजी। ये मिले हैं पाकिस्तान से। भारत से जब भारत के में बहुत सारे मिले हैं, जैसे आपका आलमगीरपुर है, दायमाबाद है, लोथल है, धोलावीरा है,
राखीगढ़ी, बनवाली, रोपड़, जो भी है मैं आपको आगे बता दूंगा, सब भारत से मिले हैं। बस पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के देख लेना, बचे कुछ जो भी आएंगे वो सब भारत से मिले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। कि क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पश्चिमी कौन सा था, सबसे उत्तरी कौन सा था और सबसे दक्षिणी। सबसे भाई दिशा ऐसी तो होती है, ये अगर तुम ऐसा हाथ कर दोगे अपना तो ये तो पूरब की है, ये पश्चिम है, ये आपका सर ऊपर की तरफ है अगर, तो ये उत्तर है, पैर नीचे दक्षिण है। तो सबसे पूर्व में जो खोजा गया स्थल वो उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है सबसे पूर्वी स्थल का? आलमगीरपुर। ये पूर्वी है, ये पूर्व दिशा है, ये आपकी उत्तर है, लिख दो कभी तुम्हें फिर कंफ्यूज हो जाओ, उत्तर है। ये आपकी पश्चिम दिशा है, क्या है? पश्चिम। और ये कौन सी है? ये दक्षिण है। चारों दिशा हो गई? हाँ जी, चारों दिशा होगी। तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे था। कहाँ पर है? ये पड़ता है यूपी के अंदर। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूतकांगेडोर। कौन सी नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो मैंने लिख रखा है ये इनकी नदी है। तो सूतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। नदी कौन सी थी? नदी थी दास्क नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? चिनाब। कहाँ पर है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? देखो, दैसा दक्षिण, दैसा दाइमाबाद, ऐसे भी बात कर सकते हो। सबसे दक्षिणी स्थल है आपका दाइमाबाद। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? परवरा नदी के किनारे। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। अगर परवरा नहीं होगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर गोदावरी। मैं लिख रहा हूँ, क्या मिलेगा? गोदावरी। क्योंकि जो आपकी परवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है आपकी परवरा नदी। क्योंकि मैंने कई एग्जामों में देखा है कि वहाँ पे परवरा ना मिल करके गोदावरी मिला था। तो परवरा नहीं आएगा फिर आप गोदावरी की तरफ जाओगे, लेकिन ज़्यादातर आपको परवरा ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। कौन सी नदी? हिंडन। सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर। कौन सी नदी? दाक्स। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा? मांडा। कौन सी नदी? चिनाब। और सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद। कौन सी नदी? परवरा। मैंने इससे एक ट्रिक बनाई है, देखो ये ट्रिक है, याद कर लेना। पहले देखना न्यूज जो ये है दिशा आपकी, दिशा। पहले जो ऊपर है नाम, ये दिशा के हैं, ये स्थल के नाम है स्थल, और ये आपके नदी के नाम है। इस ट्रिक को समझो। एन से हो गया नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, दिशा तो ये हो गई। नॉर्थ में क्या मिला आपका? एम से हो गया मांडा। एम से क्या हो गया? मांडा। कौन सी नदी के किनारे? पहले स्थल याद कर लो भाई। दिशा की ट्रिक होगी न्यूज, स्थल की होगी MASD, स्थल की क्या होगी? MASD। और नदी की क्या होगी? नदी की होगी चीन ही DP। चीन की DP नहीं करना भाई, मैंने ही लगाया है वैसे टिक थी चीन की DP, लेकिन हमें करना है चीन ही DP, ही की। तो ये इस नदी की ट्रिक है, क्या? चीन ही DP। इसको कैसे? देखो, एन से हो गया नॉर्थ। नॉर्थ में क्या देखने को मिला है? एम से हो गया मांडा। और कौन सी नदी के किनारे है? चीन से हो गया चिनाब। ये पूरी की पूरी ट्रिक होगी नॉर्थ की, ठीक है जी। ये होगी ईस्ट की, ये वाली ट्रिक होगी आपकी वेस्ट की, और ये होगी साउथ की। साउथ बोले तो दक्षिण की। अब इन ट्रिक को आराम से देखो। नॉर्थ में क्या स्थल है आपका? मांडा। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब। पूर्व में सबसे ईस्ट में कौन सा स्थल है आपका? ईस्ट में आपका ए से आलमगीरपुर, और ही से क्या है? ही से हिंड नदी के किनारे। वेस्ट सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा आपका? एस से सूतकांगेडोर, और डी से दास्क नदी के किनारे। एस फॉर साउथ, साउथ में कौन सा है स्थल आपका? डी फॉर दाइमाबाद। और कौन सी नदी के किनारे? पी फॉर परवारा नदी के किनारे। ट्रिक क्या है? दिशा की ट्रिक है न्यूज, स्थल की है MASD। देखो, दिशा की ट्रिक है न्यूज, स्थल की है MASD, और नदी की है चीन ही DP, चीन ही DP। इसको आप टेबल को बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको टेबल को। फिर एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। नदी भी कौन सी दिशा में है, स्थल और उनकी नदी सब याद कर लोगे। इसके बाद जो आपका ये स्थल था, ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी आकृति कैसी थी? आकृति थी इसकी त्रिभुजाकार। कैसी थी? त्रिभुजाकार। समझो थोड़ी कैसे थी। देखिए, आपको जो स्थल देखने को मिले हैं, भारत का नक्शा आपका ऐसा है। ऐसे जल्दी में बना रहा हूँ तो जल्दी में ऐसे ही बनेगा। अभी सोचने लगो कि पता नहीं क्या बना दिया, कुछ ऐसे करके। पूरा नहीं बनाने का मैं, लो चलो जल्दी में पूरा ही बना देता हूँ मैं। ये बना, ठीक है जी। तो सबसे जो पूर्वी स्थल ये भारत का, और ये पाकिस्तान वाला एरिया पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत का ही था, ठीक है जी। तो सबसे पूर्वी स्थल देखने को कहाँ पर मिला है? मैं सबसे पूर्वी स्थल कहाँ पर मिला है? यहाँ मिला है यूपी के अंदर, मेरठ में। तो पूर्वी स्थल तो यहाँ मिला।
सबसे पश्चिमी स्थल यहाँ पर मिला है हमें पाकिस्तान में। सबसे उत्तरी स्थल कहाँ पर मिला है? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में यहाँ पे। तो अगर आप इनको मिलाओगे ऐसे करके, ऐसे प्रॉपर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर इसे दोगे तो ये त्रिभुजाकार आकृति में आएगा। प्रॉपर त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी त्रिभुजाकार आकृति में आएगा। देखो ऐसे करोगे तो पूरा त्रिभुजाकार आकृति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? वो आपकी त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। लिपि कैसी है इनकी? जो सिंधु वासियों ने जो लिखा है, भाई मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी की लिपि जो है वो लिखी, इनकी लिपि तो थी, लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? अब यहाँ पर समझो। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इन्होंने जो अपने भाव को चित्रों के द्वारा व्यक्त किया, इन्होंने जो बनाया वो चित्र बनाए हैं। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लिखा है वो ऐसा लिखा है, बहुत ही रेयर, ज़्यादातर इन्होंने चित्र बना रखे हैं। तो इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इन्होंने अपने भाव को चित्रों के द्वारा व्यक्त किया है, इसलिए तो हम आज तक पढ़ नहीं पाए इन्हें कि उन्होंने लिख क्या रखा था। समाज कैसा था इनका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगाना। वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? समाज था मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक। इसको समझो क्या है भाई। जो हम आजकल रह रहे हैं, जो आजकल की आपकी 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें जो आपको समाज देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक में थोड़ा अंतर समझो। कुछ नहीं है, वो थोड़ा समझो कि आजकल तुम देखोगे तो घर में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो पिता की ज़्यादा मिलेगी। भाई जो भी काम करो होगा वो पिता के नाम से होगा। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा जो खुदाई के टाइम पर मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की मूर्ति ज़्यादा मिली है। तो उसी के आधार पर हमने आइडिया लगाया, जो वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने आइडिया लगाया कि यहाँ पर जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था। मतलब कि जो माता थी उसके वैल्यू ज़्यादा थी पिता से, ये समझो एक तरह से। तो इसका समाज क्या था? समाज था मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद व्यापार कैसा करते थे? भाई ये व्यापार करते थे देश में भी, मतलब अपने देश के अंदर भी, और विदेश के अंदर भी व्यापार करते थे। विदेश के अंदर जब आप लोथल पढ़ोगे तो लोथल में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। बंदरगाह का क्या मतलब है? कि बंदरगाह का मतलब ये है कि भाई ये कहीं ना कहीं से जहाज आता होगा यहाँ पर माल उतारने के लिए और माल लेकर के जाता था। तो इसका मतलब ये विदेशी व्यापार भी करते थे और देश के अंदर भी। तो इनका व्यापार था देश विदेश दोनों का। इनका जो पवित्र पशु है, इनका जो पशु था, सबसे पवित्र पशु है वो है इनका कुबड़ वाला सांड। क्या है? कुबड़ वाला सांड। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। जब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई नहीं करी थी हमने, कब की? 1921 से स्टार्ट की। तो हम पहले मानते थे कि हमारा जो भारत के अंदर है वो सबसे प्राचीन सभ्यता, हम वैदिक सभ्यता को मानते थे। लेकिन खुदाई के बाद हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता आपकी बहुत बाद में आई। सबसे प्राचीन सभ्यता भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। ये एक नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण नहीं है। वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता होगी, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये कैसी थी? ये नगरीय थी। नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। और द्रविड़ सभ्यता भी बोलते हैं इसे। द्रविड़ सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकारों का मत ये है कि यहाँ पर जो लोग आकर के बसे थे, इस एरिया में जो लोग आकर के आपके बसे थे वो द्रविड़ थे। द्रविड़ों ने आकर के यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाई। द्रविड़ों ने आकर के यहाँ पर अपना आवास शुरू किया। तो इसलिए जब ये बस्तियाँ बसाई, यहाँ पर स्थल जितने भी थे द्रविड़ों ने बसाए, तो इसलिए बोलते हैं इसे द्रविड़ सभ्यता। कि द्रविड़ लोग आए थे यहाँ पर द्रविड़ लोग आए थे और आकर के इन्होंने यहाँ पर के अपना कार्य शुरू किया, अपनी भैया इन्होंने रहना सहना शुरू किया। तो इसलिए बोलते हैं इसे द्रविड़ सभ्यता, क्योंकि ये जो पूरी की पूरा बस्ती थी द्रविड़ों ने बसाई थी, इसलिए बोले द्रविड़ सभ्यता। नगरीय सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता सभी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे तो अभी तो क्लिक करा दिमाग में, सॉरी, याद कर लेना। क्वेश्चन मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि बताइए तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ज़्यादातर आप अगर पूरे वर्ल्ड में पढ़ोगे तो आपको 4 सभ्यता देखने को मिलेगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे है जहाँ पर पिरामिड देखने को मिलते हैं, आप सिंधु घाटी की सभ्यता और एक चीन की सभ्यता, 4 सभ्यता देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये मैंने देखा था कई एग्जामों में कि बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। समकालीन का मतलब होता है कि जिस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी टाइम पर दूसरे देश में कौन सी सभ्यता चल रही थी। तो मेसोपोटामिया नहीं थी वो कौन सी सभ्यता है? वो सभ्यता की आप थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी थी? मिस्र। समकालीन कौन सी थी? मिस्र सभ्यता, याद रखना। सभ्यता इसे मिटा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन थी। क्या थी? समकालीन।
जब सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में चल रही थी तो उसी टाइम पर मिस्र की सभ्यता चल रही थी नील नदी के किनारे। और अगर आए क्वेश्चन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, पूरी ओवरऑल सबसे पुरानी है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। नोट्स में आपको सब देखने लिख के मैं दे दूंगा। वैसे थोड़ा समझ लो कि अगर सबसे पुरानी सभ्यता पूछेगा तो सिंधु घाटी, मिस्र, चीन, ये तीनों नहीं है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इराक वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, उसके आसपास के क्षेत्र में। और समकालीन कौन सी थी, समकालीन थी मिस्र की सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली खुदाई के दौरान। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। हमें सिंधु दिमाग में, सिंधु घाटी पढ़ के दिमाग में ये बैठ जाता है हमारे कि हम भाई हड़प्पा जो सिंधु नदी के किनारे है, तो हम फटाक से लगा देंगे सिंधु नदी। सिंधु नहीं है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। रावी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी तो है, लेकिन जो हड़प्पा जो स्थल था, हड़प्पा की जो बस्ती थी वो रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के अंदर क्या क्या स्थल मिले हमें खुदाई के, क्या क्या चीज़ें मिली हमें खुदाई के दौरान हड़प्पा स्थल के अंदर। एक मिला है कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। वी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, मातृ देवी की मूर्ति। लकड़ी का ताबूत मिला है, RS 37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाथी का कपाल। एक सींग वाला गैंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताइए एक सींग वाला गैंडा कहाँ से मिला है। एक सींग वाला गैंडा मिला है हड़प्पा से। कांस्य की क्या चीज़ें मिली है, कांस्य का दर्पण मिला है, कांस्य की गाड़ी मिली है, शंख का बैल मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे याद करोगे, थोड़ा सा ऐसा मैं थोड़ा सा रिलेट करके याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मिला तो कुम्हार भी समझो, कुम्हार का चाक मिला, वो पहले कुम्हार भाई उसने चाक पे काम करा, उसके बाद उसने फिर आवास करा, श्रमिक आवास, श्रमिकों के लिए आवास, उसने फिर आराम करा। उसके बाद फिर अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर हम अनाज को सेव करके रखते हैं। अन्नागार, अन्न के लिए अन्न रखने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया को बोलते हैं अन्नागार। फिर वो अन्न खाएगा, पेट भरेगा अन्न खा करके। उसके बाद फिर वो पूजा करेगा। पूजा किसकी की, उसने मातृ देवी की पूजा की। उसके बाद फिर वो बेचारा काम करते करते बूढ़ा हो गया तो भैया वो मर जाएगा। मरने के बाद उसको हम ताबूत में रखेंगे, तो लकड़ी का ताबूत के बाद हम उसे कब्रिस्तान में लेकर के जाएंगे। तो कब्रिस्तान कौन सा है, RS 37 कब्रिस्तान। तो यहाँ तक क्या आप आसानी से याद कर लोगे। कुम्हार का चाक, उसके बाद वो आवास करेगा, श्रमिक आवास, फिर अन्न खाएगा, अन्नागार, फिर मातृ देवी की पूजा करेगा, मातृ देवी की प्रतिमा। उसके बाद फिर वो बूढ़ा होकर मर जाएगा तो लकड़ी का ताबूत में रखेंगे। फिर ताबूत में रख करके हम उसे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। कब्रिस्तान का नाम है RS 37 कब्रिस्तान। हाथी का कपाल याद कर लेना। हाथी का कपाल है सा हाथी, है सा हड़प्पा, लेकिन कपाल है। हाथी का कपाल मिला है, कंकाल नहीं मिला, पूरा कपाल मिला है, खोपड़ी मिली है। हाथी का कपाल। एक सींग वाला गैंडा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सींग वाला गैंडा। तुमने मोहनजोदड़ो जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें देखा भी होगा कि उनके जो सिक्के थे उस पर एक सींग वाले गैंडे का फोटो देखने को मिलता है। तो एक सींग वाला गैंडा मिला है। कांस्य का दर्पण मिला है और गाड़ी मिली है। और शंख का बैल मिला है, जो शंख होता है ना बजाने वाला, उसका बनाया हुआ बैल एक यहाँ पर मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो था ये आपका सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पर तो एक पूरी की पूरी मूवी बनी है। उसमें लास्ट में दिखाया भी गया कि भाई उन्होंने पुल बना दिया था सिंधु नदी के किनारे, लास्ट में वो पुल टूट जाता है तो पूरी की पूरी मोहनजोदड़ो पानी में बह जाती है। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। इसकी जो खोज की वो किसने की, R बनर्जी, पूरा नाम है इनका राखलदास बनर्जी ने। यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से मिला है इंपॉर्टेंट, जिस पर मैं स्टार लगा दूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में। स्टार वृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रेट बाथ या सबसे बड़ा स्नान करने की जगह। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, देखो अन्नागार यहाँ पर भी मिला हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो अन्नागार है ना वो इतना बड़ा नहीं था जितना यहाँ का था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला। अन्नागार आप समझिए अन्न को रखने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान था, समझो बहुत बड़ा कमरा था एक, वहाँ पे ये अन्न को सेव करके रखते थे कि हम इसे बाद में भी यूज कर लेंगे। तो विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। और सिर्फ आएगा अन्नागार, तो अन्नागार मिला है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को मिलती है। यहाँ से मिला है गाड़ी वाला पुजारी।
एक पुजारी की मूर्ति मिली है, उसे दाढ़ी आ रखी है, नेट पर सर्च कर देख लो, ऐसा थोड़ी सी यहाँ पर दाढ़ी आ रखी है उसके। तो दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से मिला है? दाढ़ी वाला पुजारी मिला है मोहनजोदड़ो से। पुरोहितों का आवास मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है। और शव को जलाने के, शव को जो यहाँ पे मिले हैं सब जले हुए मिले हैं, कि शव को यहाँ पे जलाया जाता था, यहाँ पे शव को दफनाया जाता था। देख लो कब्रिस्तान, ताबूत। अगर आएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस स्थल पे शवों को दबाया जाता था, दफनाया जाता था, वो है आपका हड़प्पा। मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो में तो शव को जलाया जाता था। तो शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं। सभागार मिली है, एक सभागार, वहाँ पर सबके सब बड़े बड़े मंत्री लोग बैठकर सभा करते थे, सभागार मिले हैं। सूती वस्त्र मिले हैं, जिस किसी ने मूवी देखी होगी उसमें देखा होगा, वहाँ पे ये व्यापार करने के लिए जाया करता था ऋतिक रोशन सूती वस्त्रों का। तो सूती वस्त्र मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट, VVI लगाना इसे। कांस्य की नृत्यिका, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। किस पद्धति में कांस्य, जो आपकी डांसिंग गर्ल थी, जो डांसिंग गर्ल थी या कांस्य की नृत्यिका थी, वो किस पद्धति में बनाई गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पैट में आया था 2022 में। तो ये होती है आपकी लुप्त मोम पद्धति। इस लुप्त मोम पद्धति को थोड़ा सा समझ लो, लुप्त मोम पद्धति क्या होती है, फिर दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगी तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो ऐसा है, ये समझो मार्कर, ये है आपकी कांस्य की नृत्यिका, डांसिंग गर्ल, ये हमें ये बनानी है। तो इन्होंने इसमें लुप्त मोम पद्धति का यूज करा। इन्होंने पहले इसे बनाया पूरा का पूरा मोम का, हमने इस मार्कर को मोम का बना लिया। मोम का बनाने के बाद हमने इसके चारों तरफ मिट्टी लगाई। मिट्टी लगाने के बाद जब वो मिट्टी सूख गई तो उसके बाद हमने ऊपर से छेद करा, छेद करा, नीचे भी छेद कर दिया, दोनों तरफ छेद कर दिया, और हमने इसे आग के अंदर डाल दिया। जब हम इसका आग के अंदर डाल देंगे तो मिट्टी जो ऊपर की वो तो पक जाएगी पूरी, जब मोम होगा वो मोम निकल जाएगा, पूरा का पूरा मोम निकल गया। मोम निकलने के बाद लेकिन मिट्टी के अंदर तो पूरा का पूरा फ्रेम बन चुका है ना मार्कर का, तो ऐसी वो जो लड़की थी उसका पूरा का पूरा फ्रेम बन चुका था। और उसके अंदर फिर इन्होंने डाल दिया कांसा, मिट्टी के अंदर कांसा डालने के बाद बाहर से मिट्टी इन्होंने हटा दी, फिर बन गया आपकी नृत्यिका, डांसिंग गर्ल। ऐसा इसे बोलते हैं लुप्त मोम पद्धति। सबसे चौड़ी सड़कें, सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ पर मिली? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे चौड़ी सड़कें मिली हैं आपकी मोहनजोदड़ो में, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य, ये कहाँ पर मिले हैं? प्रत्येक मकान में, भाई प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो में। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ये कहाँ पर मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है मोहनजोदड़ो में। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति, या एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति। एक सील, सील का मतलब पत्थर, एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, वो कहाँ से मिली है? वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। 3 मुख थे उनके, और उनके चारों तरफ 4 जानवर बैठे हुए थे, हाथी, बाघ और गेंडा और भैंस। हाथी, बाघ और गेंडा, भैंस, चारों के चारों इस मूर्ति के दोनों तरफ बैठे हुए थे। और सबसे बड़ा स्थल, इसे समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताइए सबसे बड़ा शहर, थोड़ी स्थल नहीं है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शहर आपका मोहनजोदड़ो। स्थल आएगा तो स्थल आपका होगा धोलावीरा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। स्थल और शहर में वहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि स्थल और शहर में क्या अंतर है। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि सबसे बड़ा शहर आएगा तो वह है आपका मोहनजोदड़ो। देखो इसे याद कैसे करेंगे? वृद्ध स्नानागार आराम से याद कर लोगे, विशाल अन्नागार याद कर लोगे, मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। दाढ़ी वाला पुजारी, जब दाढ़ी वाला पुजारी मिला, जब पुजारी यहाँ पर मिला है तो पुरोहितों का आवास, तो फिर उनको पुरोहित पुजारी होते हैं तो उनको फिर आवास करने के लिए भी मिला। यहाँ पर मिला था श्रमिकों का, क्योंकि कुम्हार क्या था? कुम्हार एक श्रमिक था, कुम्हार एक श्रमिक था, काम करने वाला था। यहाँ पर मिला पुजारी, तो पुजारियों का आवास मिला, पुजारियों का आवास मिला, पुजारियों को जलाने का मिला, सभागार मिली, सूती वस्त्र मिले, ये कांस्य की नृत्यिका आप याद कर लोगे। सबसे चौड़ी सड़कें मिली, जब चौड़ी सड़कें मिली तो इसका मतलब यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक थी, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली। तो चौड़ी सड़कें मिली तो प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले। भाई चौड़ी सड़कें हैं, सबसे उत्तम अच्छे तरीके से शहर बना हुआ है, तो इसका मतलब हर घर में पानी की व्यवस्था ठीक ठाक थी, तो प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव आएगा आपका एक सिर पर 3 मुख का देवता, ये दोनों एक ही है, कभी से अलग अलग समझो। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वह है आपका मोहनजोदड़ो। और स्थल आएगा तो स्थल है आपका धोलावीरा, वो आपको आगे बता दूंगा, और शहर और स्थल में कन्फ्यूजन भी दूर करा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। इसके बाद देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये कहाँ, ये कौन सी नदी के किनारे है? चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। आराम से याद कर सकते हो, दोनों के लास्ट में देखो दड़ो दड़ो आ रहा है, दड़ो और दड़ो, दोनों दड़ो दड़ो सिंधु नदी के किनारे ही है। ये तीनों के तीनों स्थल पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की आपकी NG मजूमदार ने। किसने? NG मजूमदार, गोपाल दास मजूमदार का पूरा नाम है। तो चनहुदड़ो की खोज किसने की? NG मजूमदार ने।
यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं, सौंदर्य के सामान मिले हैं कि लड़की यहाँ पे मिले हैं जो लड़कियाँ यूज़ करती है ना, एक तरह समझो मतलब मेकअप वगैरह लगाने के लिए मेकअप किट मिली है। सौंदर्य प्रसाधन समझो मेकअप किट, क्या क्या मिला है, लिपस्टिक भी मिला है, कंघा भी मिला है, काजल मिला है, शीशा मिला है, ETC और भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन चूड़ियाँ नहीं मिली। बस चूड़ियाँ का याद रखना है कि चूड़ियाँ नहीं मिली। भाई अगर कोई लड़की अपना मेकअप किट रखेगी तो मेकअप किट के अंदर चूड़ियाँ नहीं रखने की, चूड़ियों के लिए अलग होता है उनका बॉक्स, उसके अंदर रखते हैं चूड़ियाँ। किट के अंदर क्या रखेगी, ये सब कुछ रखेगी, लिपस्टिक, कंघा, काजल, शीशा, एक किट होगी उसके अंदर रखेगी। तो सब तो मिले हैं चंदूदड़ों से। और अगर चूड़ी आएगी, चूड़ी मिलेगी आपकी कालीबंगा से, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखना है चूड़ी नहीं मिली। ये सब मिले हैं सौंदर्य प्रसाधन। कहाँ से मिले हैं, चंदूदड़ों से। मन के मिले हैं, मन के बनाने का कारखाना मिला है पूरा। मन के, मिट्टी के मन के बनते थे, तो मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चंदूदड़ों से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। भाई एक बिल्ली थी, एक चित्र मिला है वहाँ पे, उसका आगे आगे बिल्ली है, पीछे पीछे से कुत्ता जा रहा है। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के शख्स कहाँ से मिले, वो मिले आपके चंदूदड़ों से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको औद्योगिक नगर बोलते हैं, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा समझ लो। भाई यहाँ से इतने सारे सामान मिले हैं, लिपस्टिक, कंघा, काजल, शीशा। तो यहाँ पर कुछ एक तरह से कुछ ना कुछ ऐसा औद्योगिक नगर था, औद्योगिकरण हो रहा था यहाँ पे। ये सब सामान बनाए जा रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पर औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग लगे हुए थे। भाई लिपस्टिक, कंघा, शीशा, काजल सब कुछ बन रहा है, तो उद्योगी तो लगे होंगे, जब तो उनको बनाया गया होगा। तो औद्योगिक नगर किसको बोलते हैं, चंदूदड़ों को। गोलाकार ईंट मिली यहाँ पर, जो ईंटों का आकार था गोलाकार था, ऐसे थी गोल। तो गोलाकार ईंट कहाँ से मिली है, चंदूदड़ों से। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों। जो एकमात्र स्थल ग्रामीण है, भाई यो तो इसे तो VY लगा लेना कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वह स्थल है जो ग्रामीण है। बाकी सारे के सारे नगरीय है, क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता ही नगरीय थी, शहरी थी। लेकिन इसके अंदर भी एक स्थल ऐसा मिला है जो शहरी नहीं, ग्रामीण था, उसका नाम है आपका चनहूदड़ो। इसे तो VY लगाना, इसे भी। ग्रामीण स्थल कौन सा था आपका, ग्रामीण था चनहूदड़ो। और ये स्थल किलाबंद नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी स्थल किलाबंद थे, लेकिन इसके अंदर जब इसकी खुदाई करी गई तो हमें मिला वहाँ पर हमें मिला कि जो स्थल है आपका किलाबंद नहीं है। भैया समझो चनहूदड़ो है, तो इसके पूरा ये किलाबंद नहीं था, एक ओपन था। बाकी सारे के सारे आपको किलाबंद देखने को मिलेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो ये ग्रामीण स्थल था, किलाबंद नहीं था। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र मिला है, औद्योगिक नगर है, गोलाकार ईंट है, मन के बनाने के कारखाने और सौंदर्य प्रसाधन है। ये सारे के सारे चंदूदड़ों से मिले हैं। इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ आपको, एक ये होगा गोलाकार ईंट होगी और ये दोनों होंगे। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये ज़्यादा है कुछ। तो ये भाइयों मैंने आपका पहला पार्ट बनाया है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी जो PDF है वो हम आपको देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के कमेंट में। और इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसके बाद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।